हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। मैं उमेश पाल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे। और बच्चा, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक सीटेट की प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है वो एक बार याद कर लें कि 15 दिसंबर को एग्ज़ाम है, आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें। आज हम लोग मैथ्स की पेडागोजी को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। 15 क्वेश्चंस आपके पेडागोजी के मैथ्स में होते हैं और 15 आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं। और न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो काफ़ी आसान होते हैं, एलिमेंट्री होते हैं, लेकिन बेहद आसान भी नहीं होते हैं, पढ़ना उनको भी पड़ता है। तो जिन भी विद्यार्थियों को लगता है कि नहीं मेरा मैथ्स वीक है, वे पेडागोजी को स्ट्रॉन्ग करें और अच्छा कर जाएंगे, उनका अच्छा स्कोर हो सकता है इस विषय में। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और बेटा, हम बिल्कुल पेपर वाली ही बात करेंगे, इधर उधर का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे जा चुके होंगे, जिनको आधार बना करके हम लोग डिस्कशन करेंगे। इससे क्या होगा कि पेडागोजी एनालिसिस का काम शुरू हो सकता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप पेपर 1 देने जा रहे हैं या फिर 2, ये मैटर नहीं करता है। हम आपको दोनों तरह के क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्या है कि उन विद्यार्थियों को लगता है कि नहीं पेपर 1 तो बहुत आसान होता है, बहुत आसान नहीं होता है। पेडागोजी एक्चुअली दोनों की सेम होती है। शिक्षक ने कक्षा में मौखिक आकलन का आयोजन किया, जिससे यह पता चला कि राम सम विषम भाज्य भाज्य जैसे सभी संख्याओं की परिभाषा बता सकता है, किंतु जब संख्याओं का समुच्चय दिया गया तब वह संख्याओं को सही रूप में पहचान नहीं सका। उपरोक्त स्थिति के लिए कौन सा सही है? अच्छा, क्वेश्चन पढ़ के ये महसूस हो रहा है, कई सारे विद्यार्थियों के साथ ये होता भी होगा कि एक्चुअली जो राम है ना, उन्होंने सम विषम भाज्य अभाज्य को हूबहू रट लिया है, उसकी परिभाषा को रट लिया है, उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश नहीं करी, उसमें अपना कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनाया। इस वजह से आज जब एक समूह में, समुच्चय में सम विषम भाज्य भाज्य संख्याओं को दे दिया गया है तो उसे क्लासिफाइड करने में मुश्किल हो रही, या यूँ समझिए कि वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? मैंने प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस कर दी कि उत्तर क्या बन सकता है। फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं बनेगा कि राम की स्मरण शक्ति अच्छी है। देखिए, स्मरण शक्ति अच्छी है का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर तो वही विद्यार्थी कर पाएगा ना जो जिसकी मेमोरी फास्ट हो और हाल ही में उसने पढ़ा हो और उसने रट रखा हो, तो संभावना है कि ऐसा वो कर सके। अभ्यास की कमी है, देखिए ऐसा नहीं है, एकाग्रता में कमी नहीं, प्रॉब्लम जान तो कहाँ है? अवधारणात्मक बोध। उसने जब सम विषम भाज्य भाज्य संख्याओं को सीखा तब उस पर किसी प्रकार की अवधारणात्मक या कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाई उसने। इस वजह से आज वो फिर से सम विषम भाज्य भाज्य संख्याओं की पहचान नहीं कर पा रहा है, ठीक है बेटा। मेरे में हर क्वेश्चन में थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगेगा, मैं क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, या यूँ समझिएगा कि मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपके कंटेंट या थ्योरी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, मैं क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर को देखेंगे। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, अगर आपने सीडीपी पढ़ी है तो यहाँ दिक्कत नहीं होगी। बोल रहे हैं के द्वारा अवधारणा को स्कीमा के रूप में नामांकित किया गया था। तो स्कीमा के संबंध में सिर्फ और सिर्फ पियाजे ने बात करी थी, बाकी किसी ने बात नहीं करी थी। आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत पूछा जाता है, बहुत अच्छे ऑप्शंस लिखे हैं। कई बार विद्यार्थियों से यहाँ पर गलती होती है, इसको देखें। क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हैं हम लोग। गणित की कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए, दृष्टिबाधित समझ लो ना, जिनको देखने से संबंधित समस्या है, निम्नलिखित अधिगम शिक्षण संसाधनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? मतलब कौन सा लर्निंग टीचिंग रिसोर्सेस बेस्ट है उनके लिए जिनको दृष्टि दोष है, ठीक है। तो पहली बात समझ लो कि जियोजेब्रा नहीं होगा उत्तर इसका। क्यों? देखिए यहाँ पे 2 नाम आएंगे,
एक तो जियोजेब्रा जो इन्होंने लिखा है और एक आएगा जियो बोर्ड, दोनों सेम नहीं है। नोटिस कीजिएगा, जियो बोर्ड क्या होता है, बड़ा सिंपल सा है, तुमको मैं बता रहा हूँ कि जियो बोर्ड क्या होता है। एक लकड़ी का फ्रेम, या यूँ समझ लीजिए, अगर याद हो कि पहले प्राइमरी की कक्षा में लकड़ी का ब्लैक बोर्ड आता था, आप ऐसे समझ लो, उसको दीवार पे टांग दो, उसमें बहुत सारी कील्स लगा दीजिए, पिन लगा दीजिए। ओके, किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए, ज्यामितीय आकृति को समझाने के लिए, सपोज दीजिए मुझे रेक्टेंगल बनाना है, तो हम उन पिन्स में एक इलास्टिक को फंसा देंगे, या किसी धागे नुमा संरचना को या धागे को या किसी डोरी को ऐसे फंसाएंगे उन कील्स में, उस पिन्स में, जैसे कि वो रेक्टेंगल बना दे। आप बच्चों से पहचान करने के लिए कहेंगे कि वो क्या है, तो ऐसे क्या है कि मूर्त रूप में हम जियो बोर्ड का उपयोग करके बच्चों को विजुअल लर्निंग के माध्यम से उनकी ज्योमेट्री फिगर्स को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करेंगे। आप समझ रहे हो ना। तो जियो बोर्ड एक ऐसी व्यवस्था हो गई कि जिसमें अगर किसी बच्चे को देखने की समस्या है तो वो स्पर्श करके सीख लेगा। क्लियर है ना। तो अगर जियोजेब्रा की जगह जियो बोर्ड होता तो वो तो इसका ऑप्शन बनता, बट जियोजेब्रा नहीं बनेगा। जियोजेब्रा क्या है देखिएगा, मैंने स्टार में लिखा हुआ है, जियोजेब्रा इज एन इंटरैक्टिव ज्योमेट्री अलजेब्रा स्टैटिक्स एंड कैलकुलस एप्लीकेशन। ठीक है, मतलब एक ऐप है जो कंप्यूटर के अंदर चलेगा। मतलब एप्लीकेशन को तो वही कर पाएंगे ना जो देखने में सक्षम होंगे, तो जियोजेब्रा इसका हिस्सा नहीं बनेगा। टेलर का गिनतारा, इसका फिगर देखिएगा, मैंने ये बनाया हुआ है। टेलर का गिनतारा का मतलब हो जाता है अबेकस। ये अबेकस का पिक्चर है, और अबेकस को जब हम सीधा करते हैं तो बच्चों को फिजिकली इन्वॉल्व होना होता है अबेकस में, और साथ में वो मूर्त रूप से उन चीज़ों को कर सकता है। गोलियों को काउंट करना है, उनको ऐड करना है, उनको सब्सट्रैक्ट करना है, ये आपका टेलर के गिनतारे में आ जाएगा। मतलब ये दृष्टिबाधित बच्चे कर पाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर भी चला पाते हैं। स्प्रेडशीट, आप याद होगा कि ब्रेल लिपि होती है एक, उस ब्रेल लिपि का उपयोग अगर हम स्प्रेडशीट पे करते हैं तो दृष्टिबाधित विद्यार्थी स्प्रेडशीट पे भी काम कर सकते हैं। तो जियोजेब्रा को हटा करके बाकी बीसीडी इसके क्या बन जाएंगे, ऑप्शन। उत्तर सही हो गया बीसीडी। समझ आ गया होगा उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे बच्चा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिएगा, पेडागोजी मैथ्स की बहुत बढ़िया होती है, और इस एग्ज़ाम की जो बैकबोन है वो पेडागोजी है। अगर किसी विद्यार्थी को किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ने में सीखने में समस्या हो रही तो बेटा सिर्फ पेडागोजी पढ़ो। पूरे 150 में से 90 नंबर की पेडागोजी ही आती है जो तुम्हारे क्वालिफाइंग नेचर एग्जाम्स को पास होने भर के लिए नंबर आपको दिला देगा वो। ठीक है, गणित एक सोचने का तरीका है, क्योंकि क्या गणित एक सोचने का तरीका है तो यह विद्यार्थियों को साक्ष्यों एवं प्रतिमानों के निरीक्षण में व्यस्त रखने के लिए अवसर प्रदान करता है। ये हो सकता है समस्या समाधान के दौरान विद्यार्थी सूत्रों एवं चिन्हों को दोहराते हैं। देखिए ये गलत, कैसे गलत, कैसे गलत भैया, क्या है ना कि गणित में समस्या समाधान करने के लिए सूत्रों को दोहराने और याद करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी या उस अप्रोच के में आता ही नहीं ना। सो बी ऑप्शन गलत हो गया। ए ऑप्शन बन गया कि यह विद्यार्थियों को साक्ष्यों प्रतिमानों के निरीक्षण में व्यस्त रखने के लिए अवसर प्रदान करेगा। बढ़िया चीज़ है। सी ऑप्शन है विद्यार्थी विभिन्न नई समस्याओं का समाधान करने के लिए उपयुक्त युक्तियां समझतो टैक्टिक्स का उपयोग करेंगे। ठीक है, सो उत्तर क्या बन रहा है, ए और सी, ऑप्शन ए और सी। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे ध्यान से। ऊपर वाले क्वेश्चन से काफ़ी हद तक मैच कर रहा है, उसी से उत्तर बन जाना है। निम्नलिखित में से कौन सा गणित अधिगम के आकलन का आयाम नहीं है। नोटिस कीजिएगा, गणित में
जांचे जाने का कौन सा आयाम नहीं है, किसे नहीं जांचा जाना चाहिए, किसको असेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिएगा, गणित में संप्रेषण को जांच करने की ज़रूरत है, गणित में रुझान आपका क्या है ये जानने की ज़रूरत है, गणित में तर्क आप कैसे करते हो ये बात जानने की ज़रूरत है, गणित में आप किस पैटर्न पे काम करते हो और आपके रिएक्शन क्या है ये जानने की आवश्यकता नहीं है। नहीं समझे? कोई बच्चा किस पैटर्न पर किस तरीके से किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है, सॉल्व करता है, या उस समस्या के समाधान है तो उसका रिएक्शन क्या होता है, ये गणित में जांचे जाने का विषय नहीं है। मतलब गणित में एक समस्या के कई समाधान और कई प्रतिमान या पैटर्न हो सकते हैं, इसलिए जो पैटर्न आप बता रहे हो वही विद्यार्थी जवाब देगा यह ज़रूरी नहीं है, इसलिए वो आकलन का हिस्सा नहीं बनेगा। बाकी आप हर चीज़ की जांच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़ेंगे। वस्तुएं जो कि एक समान वस्तु के बराबर हैं वे एक दूसरे के बराबर होंगी या अभिग्रही जो अंकगणित व बीजगणित का आधार है किसने दिया है। तो सबसे पहले बेटा समझ लो कि अभिग्रहित होती क्या चीज़ है। देखिएगा मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, क्या है, आपकी परीक्षा में अभिग्रहित के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊपर एक ऑप्शन बना दिया, सॉरी स्टेटमेंट डाल दिया और लिखते हैं कि यह क्या है निम्नलिखित में से, और ऑप्शन बना दिया कि प्रमेय है, अभिग्रहित है, रचना है, ऐसे नाम उन्होंने दे दिए। शायद आपने कभी क्वेश्चन देखा भी हो उसको, है ना। तो अभिग्रहित क्या होता है कि ऐसा कथन जिसे सत्य माना जाता है, और गणित में इसको क्या कहते हैं, प्रमेय। मतलब ये है कि अभिग्रहित का एक दूसरा नाम क्या है, प्रमेय। और ये स्टेटमेंट किसका, यूक्लिड का, एक मैथमेटिशियन से ये। तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। बच्चा ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपके 15 नंबर फिक्स, कोई रोक नहीं सकता। प्योर सीटेड की चीज़ें आप ठीक से समझोगे, पढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़ेंगे। किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है कि दो समपूर्णांकों का योग सदैव सम होगा। आप समझ लो ना, मतलब कोई भी दो समपूर्णांक ले लीजिए। सपोज दैट मैंने 2 + 4 लिया इज इक्वल टू ले लिया, रिजल्ट आपको 6 मिला। आप देख रहे होंगे कि दो समपूर्णांकों का योग भी क्या मिला, सम मिला। आपको मैंने ये एक्सप्लेन किया है। तो पहली बात तो ये कि ये डिमॉन्स्ट्रेशन के सेक्शन में आ गया और प्रत्यक्ष रूप से मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ। सिंपल है कि उत्तर क्या बनना चाहिए, प्रत्यक्ष उपपत्ति। आप उस चीज़ को करके दीजिए ना, करके दिखाइए, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन में लाइए तो प्रूफ हो जाएगी ये बात। तो ये मेथड यूज़ किया जाएगा, कौन सा, प्रत्यक्ष उपपत्ति। बाकी जानने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर मीन्स जूनियर पेपर 2 स्तर पर निम्नलिखित में से किन कौशलों को प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, मतलब गणित की कक्षा में एक अध्यापक के द्वारा किन किन चीज़ों को प्रोत्साहित या इनकरेज किया जाना चाहिए विद्यार्थियों के मध्य। तो आप मानस दर्शन को करेंगे, बिल्कुल सही बात है, मानस दर्शन को करना चाहिए। मानस दर्शन समझते हो, माइंड मैपिंग जिसको बुलाते हैं। पक्षांतर आना चाहिए बच्चों को, इसके कॉन्सेप्ट को समझाना है। पक्षांतर मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। कंठस्थ, ये रोट हो गया, रोट लर्निंग हो गई, लर्न बाय हार्ट हो गया। सामान्यकरण, सिंप्लीफिकेशन किया जाना है किसी भी क्वेश्चन का, और गेस तो करना पड़ता है यार। तो उत्तर क्या नहीं शामिल होगा, सी ऑप्शन। ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जिसमें सी ना बैठा हो। तो आप देख रहे हैं ना कि आपका सी, बी और डी ये उत्तर नहीं बनाएंगे क्योंकि सब में क्या बैठा है, सी। ऑप्शन क्या सही है, ए बी डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सही उत्तर बन जाता है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा है, गणितीय कक्षा कक्ष को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रभावी हो सकता है, क्या अच्छा है। समूह में कार्य निष्पादन और समस्या समाधान को हतोत्साहित करना। हतोत्साहित एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, उसे नहीं करना है। हतोत्साहित किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी में आया हो वो आपका उत्तर नहीं बनेगा।
पॉजिटिव अप्रोच के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। महत्व तो दिया जाना चाहिए कि अनिवार्य रूप से गणित एक मूर्त विषय है। देखिए भैया, गणित अमूर्त विषय है, ऊपर से आप अनिवार्य लिख रहे हो, इसलिए ये भी उत्तर नहीं बनेगा। एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग और डाइवर्जन थिंकिंग की ओर लेके जा रहा ना, अप्रोच इसकी जो है वो डाइवर्जेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। पियाजे के अनुसार बच्चों की दिक् स्थान स्पेशियल थिंकिंग की समझ के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो स्पेशियल थिंकिंग क्या है? देखिए, पियाजे ने कहा था कि बच्चों के दिक् स्थान, देखिए गणित वह विषय है जो बच्चों में स्पेशल थिंकिंग को इम्प्रूव करती है। स्पेशल थिंकिंग उनके अंदर मोस्टली पाई जाती है जो मूर्तिकार या रचनाकार होते हैं, है ना, जो किसी भी अमूर्त इमेज को मूर्त में कन्वर्ट करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, और गणित एक अमूर्त विषय है और उसको कहाँ लाना होता है? अमूर्त से मूर्त में लाना होता है। इसलिए स्पेशल थिंकिंग की समझ के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, मुझे वो बताना है। ज्यामिति बोध की प्रगति एक सुनिश्चित क्रम का अनुसरण करती है, बिल्कुल सही बात है ना। सुनिश्चित क्रम का मतलब हो गया ना कि बच्चे को अगर आपने लाइन मतलब रेखा, किरण, कोण इनके सबके संबंध में नहीं बताया है और सीधे त्रिभुज की प्रॉब्लम दे दोगे तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, वो नहीं कर पाएगा। ज्यामिति बोध की प्रगति ऐतिहासिक क्रम में होती, ना कि तर्क संगत क्रम में होती है। अच्छा भाई, बच्चों में दिक् स्थान की प्रारंभिक समझ उनके ज्ञानेंद्रिय प्रेरक अनुभवों से उत्पन्न होती है, भी सही है। प्रक्षेपित दिक् स्थान को समझाने के लिए विभिन्न दृश्य और स्पर्शी अनुभवों को तालमेल की आवश्यकता होती है, भी सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका हिस्सा नहीं बनेगी। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे कि बच्चों में समय की अवधारणा प्रस्तुत करने के लिए या प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधियों के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी की जानी चाहिए। मतलब अगर किसी बच्चे को ये बताना है कि टाइम क्या चीज़ होती है, टाइम को कैसे रीड करते हैं, है ना, और कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इन चीज़ों को समझाने के लिए सबसे पहले बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। तो बहुत सीधी सी बात है कि बच्चे जो हैं घंटे, मिनट, सेकंड भले ना जानते हों, लेकिन दिन, दोपहर, रात, सप्ताह और महीनों और वर्ष को समझने लगते हैं धीरे धीरे बढ़ती हुई उम्र के साथ। ठीक है, तो वो उनके अनुभव हो गए। समय से संबंधित वाक्यांश आप लेंगे और उनके पूर्व अनुभवों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इससे बच्चा समय को सीखना शुरू कर देगा। अब बच्चों को पढ़ाने के लिए घड़ी में समय पढ़ना सिखा दो तो छोटा बच्चा है यार, स्टार्टिंग में वो उन चीज़ों को नहीं सीख पाएगा, उन्हें कठिनाई महसूस होगी ना। और ये भी देखो लिखा है कि बच्चों को पढ़ाना कि बीते हुए समय की गणना कैसे करोगे, नहीं, ये सब नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त है। तो देखिएगा, उच्च प्राथमिक स्तर है ना, जूनियर लेवल की बात हो रही है, उसमें समस्या समाधान विधि सबसे अच्छी है। देखिए, व्याख्यान विधि इसलिए नहीं करी जाती है, व्याख्यान विधि उच्च कक्षाओं के लिए होता है, लाइक इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के लिए। क्यों? क्योंकि व्याख्यान में बच्चा निष्क्रिय होता है, वो प्राइमरी और जूनियर के लिए बिल्कुल भी मतलब परफेक्ट मेथड नहीं है ना, अच्छा नहीं है। प्रदर्शन विधि जो होती है मेनली प्राइमरी और प्री प्राइमरी में यूज़ करी जाएगी। गतिविधि आधारित अधिगम में ये होगा कि यहाँ पर बच्चा बड़ा हो जाएगा और अगर उसको हम इस मेथड में अप्लाई करेंगे, प्लेवे मेथड लेके आएंगे तो बच्चे मज़े लेगा, सीखेगा नहीं। अभी बच्चा बड़ा हो चुका है, इसलिए हम उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के हिसाब से सिखाएंगे, तो ये गणित पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे, कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। गणित में कक्षा में चर्चा होनी चाहिए। सबसे बढ़िया तरीका क्या है? गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। इसके लिए उसे प्रेरित करेंगे और जहाँ पर उन्हें दिक्कत होगी, प्रॉब्लम आएगा, वहाँ हम उसकी मदद के लिए तो खड़े हैं। ठीक है, क्योंकि टीचर एज अ फैसिलिटेटर ही तो काम करता है, मार्गदर्शक ही तो हैं। तो अगर ये करा देंगे तो बच्चे चर्चा में वार्तालाप करने में झिझक महसूस नहीं करेंगे और उन्हें मज़ा आएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखिएगा। गणित में नैदानिक परीक्षण क्या है? तो पहली बात समझ लो, नैदानिक परीक्षण सिर्फ गणित में नहीं होता, कोई भी विषय होगा सब में होगा। इसको डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि बच्चे की लर्निंग में जहाँ उसे कठिनाई महसूस हो रही है उसके कारणों का पता लगाना, मतलब बच्चे को सीखने में कहाँ समस्या हो रही उसके रीजन्स को इकट्ठा करना। ठीक है डोडो भैया। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की समझ में अंतर जानना कि वह उन्हें समझने में कहाँ समस्या हो रही, मतलब उनके गैप्स जो हो रहे हैं ना, लर्निंग गैप्स हैं, उनको समझना कि उन्हें कहाँ प्रॉब्लम हो रही। और इसके बाद 15 नंबर में आएंगे उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। जब हम बच्चों की लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को समझ लेंगे तो उन्हें रेमेडियल टीचिंग के थ्रू रिजॉल्व करेंगे। यही हमारा उद्देश्य होगा उपचारात्मक शिक्षण का, कमज़ोर छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए। क्लियर? तो दोनों ही बातें ध्यान से समझ लो कि किसी भी विषय में, किसी भी विषय के नैदानिक या डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है वो विषय से संबंधित या सीखने से संबंधित जो बच्चों को कठिनाई होती है उस पर फोकस करेगा। और उपचारात्मक शिक्षण का मतलब ये होता है कि वो उसकी लर्निंग में जो कठिनाई आई है उसको दूर करने का काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। आज की क्लास में मैंने आपसे 15 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। नो डाउट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आगे भी पेडागोजी के क्वेश्चंस हम लोग करते रहेंगे, एमसीक्यूज करते रहेंगे, सीक्वेंसली करते रहेंगे, कंटेंट भी पढ़ेंगे। बट आपको लेक्चर को प्रॉपर तरीके से देखना है और कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो लाइक शेयर ज़रूर करेंगे आप। और जो विद्यार्थी आज फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं वो बेटा सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, और एक बात, अगर किसी बच्चे को पेडागोजी के नोट्स चाहिए हो तो यहाँ पर इस व्हाट्सएप पे आके आप कांटेक्ट करेंगे, क्लास नोट्स हैं। ठीक है, तो आपको मिल जाएंगे और इससे आपकी पेडागोजी बहुत अच्छी हो जाएगी और स्ट्रांग हो जाएगी। आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच।